तो आप ध्यान करिए कि उसकी जड़ में कौन है। ऑपरेशन सिंदूर वाला, जो पाकिस्तान वाला, जहां पे कहा जाता है कि न्यूक्लियर वॉर होने से रुकवा दी गई है, मोदी जी हाँ भर देते कि यस ट्रंप ने सीज फायर कराया है, तो नोबेल पीस प्राइज के वो एक दावेदार बनते और दिया जाता। तो अब क्योंकि खुंदक खाए बैठे हैं ट्रंप, जो रिकॉर्डिंग होगी वो किसी भी दिन रिलीज करेंगे, वो इतना खुंदक खाए हुए हैं। आपके कश्मीर की बात करें, ये अंडमान निकोबार द्वीप मांग लेंगे कि हमें दो, यहाँ से चाइना का ट्रेड रोकेंगे, हम जो सी ट्रेड है वो रोकेंगे हम यहाँ से। क्या कर लेंगे आप? चुप रहना आप, नहीं तो उठा ले जाएगा मजदूरों की तरह। अब ये हमें सोचना है कि हम अंडमान दें या मोदी दें, क्या दें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो है सबका आंख का तारा बना हुआ है कि आसिफ मुनीर मतलब वो फेवरेट फील्ड मार्शल बन गए हैं ट्रंप की। और शायद यही वजह रही कि ऑपरेशन सिंदूर की जो मैं तो असफलता ही कहूंगी, तो ये चीज हम जो है एक कायर भी साबित हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान की ये जो इनकी जो एयरफोर्स थी, उसकी जो उसकी क्षमताएं थी, वो उसमें सामने उभर के आई। उन्होंने देखा कि यार ये हमारी हिफाजत कर सकते हैं इस मामले में। उन्होंने कहा कि अभी हम गाजा से काम शुरू करेंगे और इसको फिर एक्सपैंड करेंगे टू डील विद अदर कॉन्फ्लिक्ट्स। और खतरा ये जो मुझे लगता है कि अदर कॉन्फ्लिक्ट्स में उनकी जो लिस्ट आती है उसमें भारत का भी, भारत पाकिस्तान भी रहता है। ये सीरियस खतरा है कि उन्होंने पाकिस्तान के उनको भी बुलाया है, हम भी हैं, वो कश्मीर को भी इसमें ले आएंगे। प्रधानमंत्री को ट्रंप कह रहा है कि ये बड़ा हमारा चाबरूसी करता है, ये हमसे मिलने का समय मांगता है, ये हमको बहुत तारीफ करता है, हमारी बड़ी तारीफ करता है, हमारी बात मानता है। हमने कहा तेल मत लो, कहा कि नहीं लेंगे। भारत तो इस कत्लेआम में हिस्सेदार है। मैं कहूंगा इस भारत की विदेश नीति में किसी भी तरह की शर्म-ओ-हया बाकी नहीं है। जब G7 की मीटिंग कनाडा में हुई तो आसिफ मुनीर को वहाँ बुलाए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी वहाँ आने का निमंत्रण दिए। तो उनका निशाना जो है ऐसे हॉटस्पॉट्स को इस बोर्ड ऑफ पीस में लाना है, जैसा कश्मीर है। कल को ग्रीनलैंड की तरह लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड्स हमें चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के तहत बोल के ट्रंप ने डिमांड किया, तो आप क्या करेंगे? मना करेंगे? ट्रंप जी डंडा मार मार के कह रहे हैं कि सबको आना पड़ेगा। ये जो एक नया वो यूएन टाइप एक चीज बनाए हैं, पीस कमेटी, और आएंगे भी और 3 साल बाद उसमें 1-1 बिलियन भी देंगे, जो नहीं आएगा उसको ठीक करेंगे, और वो हर एक को ठीक करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान और भारत को उसमें लाके वो कह रहे हैं कि जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो ठीक करेंगे, और 100% ये है कि अगर भारत उसमें गया या नहीं गया, वो कश्मीर के मसले को अगले 3 साल में उसमें लाएंगे जरूर, और भारत के लिए वो एक अजीब सी स्थिति हो जाएगी। मैं लार्जर इन चीजों में भी भारत के लिए इट इज टाइम, जैसे बाकी दुनिया के देश कह रहे हैं भाई ये क्या कर रहे हो, कोई कह रहा पागल हो गए हो, कोई कह रहा क्या कर रहे हो, कोई लोग अपना छोटे छोटे देश है ग्रीनलैंड में, छोटे छोटे डेनमार्क जैसे देश हैं, कह रहे हैं नहीं हम लड़ेंगे, ये करेंगे। भारत के रेफरेंस में जो ट्रम्प जी कर रहे हैं उस पर एक आपकी टिप्पणी मीनू जी। जी आनंदवर्धन जी, देखिए ट्रम्प जो कर रहे हैं वो बहुत बचकाना व्यवहार कर रहे हैं। एक मैंने कहीं कविता पढ़ी थी, उसकी एक लाइन थी कि कई बूढ़े कभी बड़े नहीं होते, मतलब बूढ़े हो जाते हैं लेकिन बड़े नहीं होते वो कभी भी। और ट्रम्प आई थिंक सो कि वही बूढ़ा है जो बड़ा नहीं हुआ है अभी भी। ही 78 और बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और एक जो मुझे तो ऐसा लग रहा है अब जाके 1 साल बाद लगता है कि इस सारी जो ये समस्या की जड़ है, इसके पीछे नोबेल प्राइज है। अगर ट्रम्प को नोबेल प्राइज का ये ऑब्सेशन ना होता तो ये इतना उठापटक जो उन्होंने मचा रखी है कि वो शायद कहीं चुप हो जाते। जैसे बच्चा होता है ना, चिल्ला रहा और टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो खिलौना विलौना मिल जाता है उसके पसंद का, वो चुप हो जाता है। आई थिंक सो कि अगर मिल जाता ट्रम्प को तो वो शायद चुप हो जाते। और इतना मतलब जिस तरीके का उन्होंने, किस हद तक चले गए हैं कि मैक्रो की जो चैट है उनके साथ प्राइवेट, उसको पब्लिक कर रहे हैं। मतलब उन्होंने बेसिक कर्टसी भी जो मतलब मैनर्स ही खत्म कर दिए। एक बदतमीजी, तहजीब का दायरा ही भूल गए वो, कि उनको इतनी भी तहजीब नहीं है कि मैं इसको पब्लिक करूं कि नहीं करूं। आपने तो अभी कश्मीर की बात उठाई है, ये कश्मीर की बात आनंद वर्धन जी आपके शो में ही मैं जब से उठा रही हूँ, जब ट्रम्प आए थे तब मैं बोल रही थी कि किसी दिन उठाएंगे ट्रम्प जरूर इस मुद्दे को, क्योंकि वो पहले बहुत बार कह चुके थे।
अब मुझे खतरा क्या है कि जो उन्होंने ये जो मैक्रोन की चैट लीक की है, वो किसी भी दिन, क्योंकि वो उनका नोबेल से ऑब्सेशन इस हद तक जा चुका है कि वो धमका चुके हैं नॉर्वे के प्रेसिडेंट को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, कि क्यों नहीं दिया तुमने मुझे। तो आप ध्यान करिए कि उसकी जड़ में कौन है कि मिला नहीं जो। अगर ये ऑपरेशन सिंदूर वाला, जो पाकिस्तान वाला, जहां पे कहा जाता है कि न्यूक्लियर वॉर होने से रुकवा दी गई है, लाखों लोग बच गए हैं, जान बच गई है लाखों लोगों की, उसमें ये है कि अगर इंडिया हाँ भर देता कि यस, मोदी जी हाँ भर देते कि यस ट्रंप ने सीज फायर कराया है, तो नोबेल पीस प्राइज के वो एक दावेदार बनते और दिया जाता प्रोबेबली उनको। लेकिन क्योंकि एक पार्टी अभी हाँ नहीं भर रही है, तो अब क्योंकि खुंदक खाए बैठे हैं ट्रंप, तो वो डेफिनेटली हर हाल में सीज फायर की जो उनकी जो आपस में टेलीकॉन हुआ होगा, उसकी जो ऑडियो क्लिपिंग होती होगी, व्हाटएवर जो रिकॉर्डिंग होगी, वो किसी भी दिन रिलीज करेंगे। वो इतना खुंदक खाए हुए हैं, मतलब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किसी ने नहीं सोचा था कि मैक्रोन की के साथ वो अपनी प्राइवेट चैट को अपने ट्रुथ सोशल पे वो रिलीज कर देंगे। तो जो व्यक्ति इस हद तक जा सकता है वो किसी भी हद तक जाएगा, अब जाएगा। और उसने जो उन्होंने बोला है वो भी बिल्कुल सेंसलेस बात कि अब मैं मर्जी है मेरी पीस करूं या ना करूं। इसका मतलब आप जो पीस की बात कर रहे थे, वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल पीस की आप जो बात कर रहे थे, वो नोबेल प्राइज के लिए कर रहे थे। इसका मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो विचारधारा है, उसके अंदर वर्ल्ड पीस का कोई आप एक्चुअली कमिटमेंट कोई नहीं है आपके अंदर, ना आप चाहते हैं। आप तो नोबेल पे निगाहें गड़ाए हुए थे और उसके लिए आप पीस प्राइज चाहते थे। तो इसका मतलब तो ये भी है कि नोबेल पीस प्राइज मिल जाता आपको, उसके बाद भी आप यही हरकतें करते जो आज कर रहे हैं। मतलब पूरा दुनिया अनसेटल्ड है। आनंद वर्धन जी, मुझे बता दीजिए कि कौन सा दुनिया का कोना जिसको इन्होंने झंझोड़ नहीं रखा है, हिला के रख दिया है पूरी दुनिया को। आप यूरोप ले लीजिए, एशिया ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, कौन सा कॉन्टिनेंट है जो हिला हुआ नहीं है इनसे। इनका अपने ही अड़ोसी पड़ोसी साउथ अमेरिका और इन्होंने कनाडा को धमकी दी है। अभी एक पत्रकार को बोला है कि जो अभी मैंने आई हैव नॉट अबैंडन्ड कनाडा येट, दूसरा ग्रीनलैंड के बाद दूसरा मेरा कनाडा का ही दिमाग में है। मतलब अभी उसको भी छेड़ेंगे ये। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये इंसान चाहता क्या है। तो ये जो इन्होंने जो कर रखा है, मेरे हिसाब से तो इनको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। ट्रम्प साहब को बहुत ज्यादा मैनियक हो रखे हैं, इस टाइम मैनिया हो रखा है इनको। इस मैनिया का इलाज तो जरूरी है ये, अदरवाइज ये व्यक्ति क्या कर डालेगा। जिस तरीके से रोज एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं, तो इसमें तो आपके कश्मीर की बात करें, ये अंडमान निकोबार द्वीप मांग लेंगे कि हमें दो, यहाँ से चाइना का ट्रेड रोकेंगे हम, जो सी ट्रेड है वो रोकेंगे हम यहाँ से। क्या कर लेंगे आप? चुप रहना आप, नहीं तो उठा ले जाएगा मदुरो की तरह। अब ये हमें सोचना है कि हम अंडमान दें या मोदी दें, क्या दें। तो ये इस तरीके का जो व्यक्ति, एक जो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि दिमाग सरक गया है, सटक गया है, स्क्रूड हिला हो गया है उनके दिमाग का। तो और ये तो अमेरिका की जनता को सोचना चाहिए, भाई ऐसे आदमी को आपने छुट्टा छोड़ दिया है और दूसरे लोगों के ऊपर, दुनिया के लोगों के ऊपर। और एक ट्रम्प को ये गलतफहमी हो गई है कि क्योंकि उनको वहां पे बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ वो आए, अनप्रेसिडेंटेड जो था, भयानक तौर पे ये मिला उनको ये लगा कि शायद सारी दुनिया भी मेरे से इसी तरह से मुझे इतना वो देती है समर्थन जिस हिसाब से मेरे देश में मिला है, जबकि ऐसा है नहीं। और वो उसी को लादने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचारों को दुनिया पे लादने की कोशिश कर रहे हैं। अब दुनिया कितना बर्दाश्त करेगी, आई डोंट थिंक सो कि बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करेगी। एक बार होने दीजिए उथल पुथल, डिफाई करिए। सब लोग ये अर्ज है मेरी वर्ल्ड लीडर से कि डिफाई करिए इसको, एक बार होने दीजिए उथल पुथल, हो जाएगा सेटल सब धीरे धीरे। नेटो की बात हुई है, वर्सा पीस पैक्ट की बात हुई, वर्सा संधि संगठन की बात हुई, एक नया नेटो भी तो बन रहा है सर, उस पर हमें कल किसी दिन बात करने की जरूरत है। जो खाड़ी देश इस वक्त कवायद कर रहे हैं, भागदौड़ मची हुई है। अचानक यूएई के शेख साहब आए हमारे यहाँ, गले मिले मोदी जी से, 2-2.5 घंटे की, 2.25 घंटे की यात्रा, हथियार का सौदा हो गया, हथियारों का। ये जो लामबंदी दुनिया में अलग अलग चल रही है, ये भी आने वाले समय के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है।
नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा खान सर ने, वे नॉन बायोलॉजिकल हैं, निश्चित तौर पर 1000 साल का प्लान तो उनके पास है ही, 2000 साल की मुझे नहीं मालूम, वे खुद कह चुके हैं उनके पास 1000 साल का प्लान है 3047 तक का। लेकिन उनके पास आज की विदेश नीति का कोई प्लान नहीं है। उनकी विदेश नीति भारत की विदेश नीति नहीं रही है, जिसका खामियाजा हम हर दिन भुगत रहे हैं सर। दूसरा यह है कि सऊदी अरेबिया और जिस तरह से पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी साइन हुई है, जिसमें अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक करेगा तो माना जाएगा सऊदी अरेबिया पे अटैक है, और सऊदी अरेबिया पे करेगा तो पाकिस्तान पे है। और ये तीनों धुरी जो हैं, ये पाकिस्तान, यूएई, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ये अमेरिका के बिल्कुल पिट्ठू इस समय है। इसमें कहने में मुझे वो नहीं, तो ये कोई बहुत आसान चीज मुझे नहीं लगता है कि जब यूएई वाले यहाँ आ रहे हैं, हम लोग जितने खुश हमारे यहाँ लोग हो रहे थे, वो आपको कॉर्नर करके आपके सारे दोस्त आपसे हटा दे रहे हैं और आपको एक ऐसे गिरोह के साथ बांध दे रहे हैं जिसमें आपके पास अपना कोई इंडिपेंडेंट व्यू नहीं रहेगा। देखिए, पहले आपने एक तो पाकिस्तान और ये सऊदी अरेबिया एंड टर्की का बताया, जो इनका बन रहा है आपस में ट्रायम्वर्ट है, उसमें देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की घटना है आनंद वर्धन जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो है सबका आंख का तारा बना हुआ है। तो वो चीज आप देखेंगे कि आसिफ मुनीर मतलब वो फेवरेट फील्ड मार्शल बन गए हैं ट्रंप के। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन डेवलप हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और शायद यही वजह रही कि ऑपरेशन सिंदूर की जो, मैं तो असफलता ही कहूंगी, कि उसके बाद जो लाल किले पे इतना बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद चुप्पी लगा दी गई और हश हश कर दिया गया कि बात ही मत करो कि किसने करवाया है। आज तक आपको पता नहीं चला होगा कि किसने करवाया, कौन इसके पीछे लोग थे। पुराना जमाना होता तो ऑपरेशन सिंदूर जो सस्पेंडेड चल रहा था उसको रिज्यूम कर लिया जाता और इमीडिएटली जाके कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी होती, वो कुछ भी नहीं हुई। तो ये चीज हम जो है एक कायर भी साबित हुए हैं उसके बाद। और पाकिस्तान का तो डेफिनेटली, पाकिस्तान का जो आर्मी जो बड़ी अनपॉपुलर थी कंट्री के अंदर, वहां उनका विरोध बहुत हद तक खत्म हो गया है, बहुत हद तक। मतलब इमरान खान का जो मुद्दा है वो वहां बैकबर्नर पे चला गया ऑलमोस्ट। अब इस टाइम वहां की आर्मी नया क्या कर रही है और नया क्या इन्वेस्टमेंट ले आएगी और क्या पैसा ले आएंगे ये लोग, IMF से क्या ले आएंगे, उस पे नजरें रहती है लोगों की। उनको बड़ा अच्छा है भाई, गरीब मुल्क है और कोई किसी भी वजह से किसी भी तरीके से ले आए, बस पैसा मुल्क में वो चल रहा है वहां पे। तो वो आपका एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, इससे हुई है ये डेवलप ये सारी चीजें ना। किसी को पाकिस्तान की ये जो इनकी जो एयरफोर्स थी उसकी जो उसकी क्षमताएं थी वो उसमें सामने उभर के आई। उन्होंने देखा कि यार ये हमारी हिफाजत कर सकते हैं इस मामले में, तो इनको रोप इन करो। उन्होंने, सऊदी अरब ने उनको पैक्ट कर लिया। एक तो खतरा जो एक दो खतरे मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, ट्रंप साहब ने उसको बिल्कुल साफ कहा है कि ये अभी तो उन्होंने कहा है कि अभी हम गाजा से काम शुरू करेंगे और इसको फिर एक्सपैंड करेंगे टू डील विद अदर कॉन्फ्लिक्ट्स। और खतरा ये जो मुझे लगता है कि अदर कॉन्फ्लिक्ट्स में उनकी जो लिस्ट आती है उसमें भारत पाकिस्तान भी रहता है। अब कल के दिन वो बंदर जैसे होता था ना, जो दो बिल्लियों के बीच में वो तराजू लेके बैठ जाता था, ये सीरियस खतरा है कि उन्होंने पाकिस्तान के उनको भी बुलाया है, हम भी हैं, वो कश्मीर को भी इसमें ले आएंगे और फिर आपके पास कुछ चारा नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप तो उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। आज तक जब आप छोटी मोटी चीजों में हिम्मत नहीं दिखा चुके हैं तो कश्मीर में आप कुछ हिम्मत दिखाई नहीं पाएंगे। और क्या मैं राय साहब आपसे ये भी पूछ लूं, क्या भारत के पास ऑप्शन है इसको नहीं ज्वाइन करने का? क्योंकि ये हुक्म आया है, ये कोई आपके से ये नहीं आया है, ये आपको इतला किया गया है कि आपको यहाँ कर दिया है, जिस दिन कहेंगे उस दिन इनको वहां जाना पड़ेगा। राय साहब, ये क्या हुआ है, इसके बारे में आप क्या इंप्रेशन? ये जो ट्रंप का गाजा पीस एकॉर्ड है या पीस प्लान है, वो दरअसल गाजा को पीसेज में बांटने का है, गाजा के टुकड़े टुकड़े कर देने का। और भारत किस मुंह से? मैं नहीं समझता कि इनके पास शरीर में कोई रीढ़ है भारत सरकार की, कोई विदेश नीति है। वो हमारे उसी देश के प्रधानमंत्री को ट्रंप कह रहा है कि ये बड़ा हमारा चाबरूसी करता है, ये हमसे मिलने का समय मांगता है, ये हमको बहुत तारीफ करता है, हमारी बड़ी तारीफ करता है, हमारी बात मानता। हमने कहा तेल मत लो, कहा कि नहीं लेंगे। तो ये तो राजा और प्रजा के बीच का रिश्ता इन्होंने बना लिया। इनसे बेहतर तो हमारे जेलेंस्की है, जो और नहीं अपने देश में बैठ के नहीं
व्हाइट हाउस के ओवल रूम में बैठ के जेडी वांस, मार्को रूबियो सभी बैठे थे, प्रेस था। जो सवाल करता था, जो झिड़की देता था ट्रंप, वैसा ही जवाब जेलेंस्की देता था। इनसे बेहतर तो हमारा वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। जब इन्होंने कहा कनाडा को जब चाहे तब हम ले लेंगे, कहा मिस्टर ट्रंप, कनाडा इज नॉट फॉर सेल, कनाडा इज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। ये होता है साहस। इससे बेहतर कोलंबिया का राष्ट्रपति था, जब हथकड़ी में बांध के उनके देश के लोगों को जो कहा गया कि साहब इलीगल इमिग्रेंट है, कोलंबिया वापस किया तो उसने जहाज वापस कर दिया। कहा हम अपने नागरिक को हथकड़ी और बेड़ी में अपने देश की धरती पर नहीं उतरने देंगे। आप अपना जहाज ले जाओ या आर्मी का, हम अपना जो है वीआईपी जहाज भेजकर और उनको वीआईपी की तरह से ले आएंगे। और ले आया वो अपने देश के, जिनको इन्होंने इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट्स कहा था। और भारत के अभी भी जहाज आ रहे हैं जिसमें हमारी बूढ़ी औरतें, हमारे छोटे बच्चों को भी हथकड़ी और बेड़ी बांधा जाता है। तो इनका कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान है ही नहीं, और ये कैसे फिलिस्तीन की तरफ खड़े हो जाएंगे। आपने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस में जब वहां के इस बच्चों के अस्पतालों पर बम गिराए गए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव आया कि तत्काल इस पर रोक लगे। क्या आप सुनने को तैयार है कि भारत ने उसमें वोटिंग नहीं किया, इजराइल के खिलाफ वोट करने नहीं गए, या इजराइल में पीस के किसी कमेटी के सदस्य बनने लायक है? ये भारत का तो विदेश नीति पता नहीं किस गर्त में समा गया। जो भारत ऐसा देश था जिसने उनको नॉन मेंबर का दर्जा दिलवाया था यूनाइटेड, फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस में। आज कोई पूछने वाला नहीं है। वहां भारत शांति की बात करने जा रहा है। भारत तो इस कत्लेआम में हिस्सेदार है। मैं कहूंगा इस भारत की विदेश नीति में किसी भी तरह की शर्म हया बाकी नहीं है। ऐसे माहौल में जब भारत कुछ बोल ही नहीं रहा है, भारत किसी तरह की मदद नहीं, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कायरतापूर्ण खामोश है, तो अगर मान लीजिए कि इस कायरतापूर्ण नीति के तहत हमारे देश का प्रधानमंत्री उस पीस अकॉर्ड का हिस्सा बनता है, तो समझिए कि वो कत्लेआम में शरीक है, वो इस नरसंहार का हिस्सा है, वो मानवता के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं। खतरा मामूली नहीं है। भारत अगर इसमें चला जाता है तो कल के दिन जब ये जो ग्लोबल पीस वाला जो उनका मामला है, गाजा पीस को जब वो बढ़ाएंगे, इसमें कोई घुमा फिरा के नहीं है। ट्रंप घुसेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसको सोचने की क्या बात है। वो जब आज से 60 बार से ज्यादा कह चुका है कि मैंने कराया, वो कश्मीर में भी घुसेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये कहीं से भी जो इस समय भक्त लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि क्या देखिए मोदी जी का डंका बज रहा है, ये डंका नहीं बज रहा है, ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और भारत को बिल्कुल इसका साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में इसका विरोध करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी बात भारत और पाकिस्तान और कश्मीर का मामला है, देखिए वो तो बहुत पुराना मामला है और हमें सब पता है, सभी रिसर्च, सभी डॉक्यूमेंट्स है कि अमेरिका पाकिस्तान के पीछे था कश्मीर मामले में। हर एक रेजोल्यूशन आप यूनाइटेड नेशंस में देखें, सिर्फ सोवियत यूनियन हमारे साथ था जो कि लगातार वीटो करता था एक के बाद। तो अब चूंकि पिछले मई में जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने कहा कि हमने सीजफायर करवाया और मीडिएशन की भी बात उन्होंने की। और जब G7 की मीटिंग कनाडा में हुई तो आसिम मुनीर को वहां बुलाए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी वहां आने का निमंत्रण दिए, हालांकि उन्होंने नहीं गए वहां से। उसके बाद से भी मिलने गुरेज कर रहे हैं बोल के। तो उनका निशाना जो है ऐसे हॉटस्पॉट्स को इस बोर्ड ऑफ पीस में लाना है, जैसा कश्मीर है। कल को बांग्लादेश कुछ करता है चिकन स्नेक में या नॉर्थ ईस्ट में, या पाकिस्तान के सपोर्ट से कुछ और करता है, तो बोलेंगे कि भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाएगी, हम स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजेंगे। तो आप क्या करोगे? आप मेंबर हैं बोर्ड के, अगर वहां चले गए तो पाकिस्तान मेंबर है, वो बोले कि हम स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए भेजेंगे, इनिशियली 2000 भेजेंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसा एस्केलेशन होगा वो चिकन स्नेक की तरफ भारत और नॉर्थ ईस्ट को काटने की कोशिश करेंगे। तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ ये है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जब
वहां से भाग के आए नई दिल्ली में, उन्होंने कहा कि अमेरिका का एम्बेसडर मुझे डिमांड कर रहा था कि नेवल और एयर बेसिस अमेरिका को दीजिए चित्तगांव के पास। कल को ग्रीनलैंड की तरह लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड्स हमें चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के तहत बोल के ट्रंप ने डिमांड किया, तो आप क्या करेंगे? मना करेंगे? अब अभी अभी खबरें ये भी आ रहे हैं कि वो इंडोनेशिया को उकसा रहे हैं कि आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स को क्लेम करिए कि आपका जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी से आपका है। तो हर तरीके से ये चालें चल रही हैं भारत को घेरने के लिए, चाहे वो नेपाल को उकसाना और पाकिस्तान को सपोर्ट करना या बांग्लादेश में इंटरफियर करना और वगैरह वगैरह। तो ये बोर्ड ऑफ पीस जो है बहुत ही खतरनाक आइडिया है। सिलसिला चलता रहेगा। स्टेबलाइजेशन फोर्स जैसा प्राइवेट आर्मीज मिलिशियास होते हैं उसको लेके कहीं भी भेजेंगे वो, चाहे वो कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, बॉर्डर हो,